वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले हैं बेटा यूनिट 3 का पार्ट 1। सब्जेक्ट आपका चल रहा है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का 5th सेमेस्टर में जीई में जिन्होंने हिंदी सिलेक्ट किया है। सिलेबस देख लीजिए आप एक बार। यूनिट 1 पूरी हो चुकी है, 2 पूरी हो चुकी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अनुवाद व्यवहार के बारे में करेंगे अब हम, जिसमें क्या है सृजनात्मक साहित्य, विज्ञान और तकनीकी साहित्य और सामाजिक विज्ञान। 3 टॉपिक्स हैं इसमें, 2 पार्ट में कवर अप हो जाएंगे बेटा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सभी लिंक्स भी मिल जाएंगे जो जो मैंने आपके सब्जेक्ट्स करा दिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी करा दिया, योर लो योर राइट जो आपका सेक में सब्जेक्ट है वो करा दिया। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके लिंक सबको वहाँ मिल जाएंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना सारे लिंक्स होंगे उसमें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सृजनात्मक साहित्य। ये जो है ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। बेटा इसका अर्थ होता है क्रिएटिविटी, ठीक है। इसको हिंदी में सृजनात्मक कहते हैं। क्रिएटिविटी क्या होती है कि कुछ नया, कोई नई चीज़, कोई नया थॉट, जो पुरानी चीज़ है नहीं, नया कुछ सोचना, कुछ इन्वेंट करना, क्रिएटिव करना, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सृजनात्मक साहित्य। सृजनात्मक की अभिरुचि व्यक्ति के जन्म से होती है। जो एक क्रिएटिविटी होती है ना बेटा, ये ना तुम किसी को सिखा नहीं सकते, वो उस बंदे में खुद ही होती है। जब वो पैदा होता है ना उसमें जन्म से ही होती है। कि बोलते हैं ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, इसका सोचने का तरीका अलग है, पुरानी चीज़ें नहीं कर रहा है ये, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं ये वो नहीं कर रहा है, ये अपनी तरफ से नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है। ऐसे क्रिएटिव होना। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता बीज प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो क्रिएटिविटी का है ये प्रकृति के द्वारा मिलता है हमको। कि तुम इसको अपने आप को आप जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर सकते कि हम क्रिएटिव हो जाएंगे। जो बंदा क्रिएटिव होता है ना वो अपने आप ही बचपन से ही होता है। जबरदस्ती तुम किसी को क्रिएटिव नहीं बना सकते। यह बात अलग है कि कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक होती है। कुछ बंदे बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, स्केच बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, खुद ही वो सोच लेते हैं इतना सुंदर सुंदर कि वो खुद बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनसे कुछ नहीं बनता, जिनको ड्राइंग का कुछ भी नहीं बना पाएंगे वो। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि तुम उनको बिल्कुल ख़राब चीज़ें भी दे दो, वो उससे भी तोड़ जोड़ के उसकी कुछ क्रिएटिविटी करके उसको कुछ बना देंगे सुंदर सा। क्योंकि उनका दिमाग इस तरीके से चलता है, वो ख़राब कूड़ा कचरे से भी कुछ अच्छी चीज़ बना के ले आएंगे। तथा कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता की कमी होती है। कुछ में क्या होती है, उनका दिमाग इतना नहीं चलता। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये बाय बर्थ ही होता है कि किसी का ब्रेन इस तरीके से काम कर रहा है कि वो नई चीज़ें कर रहा है, उसे अलग सोचने का उसका तरीका ही अलग होता है। वैसे अगर व्यक्ति अपनी सृजनात्मक पर ध्यान केंद्रित करे तो वह सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में गति प्राप्त कर सकता है। अब अगर बंदा क्रिएटिव बनने के लिए पूरे जद्दोजहद कर दे, इसी बारे में सोचना लग जाए, इसी के ऊपर फोकस कर दे वो, तो फिर वो बन भी सकता है, प्रगति प्राप्त कर सकता है वो। कि अगर वो पूरी अपना दिमाग को ऐसे इस तरीके से लिया है कि मुझे क्रिएटिव चीज़ ही सोचनी है, तो किया जा सकता है। अगर तुम उस पर पूरा अपने दिमाग का 1000% फोकस कर दो तो हो सकता है। क्योंकि देखो बेटा, जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो अच्छी हो जाती है। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्टडीज़ पे फोकस करोगे स्टडी अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये कि बाकी के सारे क्षेत्र छोड़ के आप अगर सृजनात्मकता साहित्य, जो ये टॉपिक है क्रिएटिविटी वाला, इस पे तुम फोकस करो तो तुम्हारी ये अच्छी हो सकती है। बाकी ये बोल रहा है कि बाय बर्थ ही होता है ये। लोगों का सोचने का जो तरीका है उनके जन्म से ही होता है, तुम उसे बदल नहीं सकते। पर अगर उस पर काम करो तो ठीक किया जा सकता है थोड़ा बहुत। अब ये क्या है सृजनात्मकता का अर्थ, वही कर रहे हैं बस अंग्रेजी में इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। शब्द में हिंदी में इसको सृजनात्मक शब्द से प्रयुक्ति दी है, ठीक है। सृजनात्मकता के लिए सामर्थ्य शब्दों के रूप में हिंदी में रचनात्मकता होता है ना। रचनात्मक, कोई नई चीज कर रहे हो तुम, ठीक है। रचनाशीलता, निर्माणशीलता, क्रियात्मकता, कोई अच्छी चीज इन्वेंट करोगे, ठीक है। इन सब वर्ड से इनको बताया गया, ये उसकी वो बता रहे बेसिक। अब इसका अर्थ कर लो एक बार। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया। सबने अलग अलग तरीके से अपनी वो उसकी परिभाषा दी है। आप 1 से 2 कर लो पेपर में लिखने के लिए, क्योंकि ये परिभाषा एज इट इज लिखनी होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो 2 या 3 लिख लो, इतनी बहुत होंगी। क्या बोल रही है, ध्यान तथा
हैवी गर्ड्स के अनुसार। इनके अनुसार क्या है, इनके नाम अच्छे से याद करना बेटा, ये तो फिर भी याद होते, नाम नहीं याद होते। सृजनात्मकता का वह विषय है, सृजनात्मकता बड़ा वह विषय है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के प्रयुक्त उत्पादन की ओर प्रवृत्ति करे। ठीक है, उसकी कोई ऐसी चीज है जिसको जिसके बारे में कोई नहीं सोच पा रहा, उसके लिए उत्पादन के लिए उसकी प्रवृत्ति करे। ठीक है, उसको ठीक करना एक तरीके से। वह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है। जैसे मान लो बल्ब का इन्वेंशन कर दिया, पहले किसी के पास लाइट नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि बल्ब जैसी चीज भी कोई हो सकती है, लेकिन किसी एक बंदे ने अपना दिमाग चलाया, वो बंदा बहुत क्रिएटिव था, उसने ऐसे सोचा कि ऐसा भी किया जा सकता है, उसने पूरी अपनी दिमाग की क्षमता उसमें लगा दी, उसने कर दिया बल्ब का इन्वेंशन। पूरी दुनिया के लिए वो नई चीज है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता, जो कोई नहीं सोच रहा, वो चीज वो बंदा सोच रहा है ना। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो उन्होंने ग्रेविटी के बारे में सोचा, किसी और ने तो ये नहीं सोचा ना, उनका दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव था कि उन्होंने ये सोचा कि यार ये एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सब तो यही मानते कि कोई भी चीज गिरेगी नीचे गिरेगी, सबने मान लिया, किसी का दिमाग इस बात पे नहीं चल रहा कि क्यों गिरी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये जो क्रिएटिविटी आ जाती है, जो सोचने का अलग लेवल जाता है ना, इसको ये क्रिएटिविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्रिएटिव वाली बंदे होते हैं, जो भी इन्वेंशंस करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, वो अलग ही निकल के आती है, जो किसी और ने ना सोची हो। ठीक है, उसको कह रहे हैं। अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकता है जिसने उसे प्रस्तुत किया। ठीक है, नई चीज़ इन्वेंट करना, बहुत सारी जो भी अब तक चीज़ें इन्वेंशन हुई है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, साहित्य के अध्ययन में अनुवाद। ठीक है, अब ये जो साहित्य हैं, जो क्रिएटिव वाले हैं, जितने भी साहित्य हैं जो लिखे गए, जैसे कहानियाँ हो गई, नाटक हो गए, तो ये जो साहित्य वगैरह है जो किसी ने लिखे हुए हैं अपनी मर्जी से, कोई सोच सोच के, जैसे पूरी स्टोरी बना दी आपने जो रियल नहीं है, तुमने सोच के बनाई है, पर बहुत अच्छी स्टोरी है, लोगों को पढ़ने में अच्छी लग रही, समझ आ रही है। जैसे ड्रामाज होते हैं ना, जैसे अली बाबा वाली वो सोची हुई है, अलादीन वाली सोची हुई है, ऐसी वो रियल कैरेक्टर्स बनी है ना, किसी ने सोच के बनाए, बट वो कितने अच्छे बनाए कि वो इतने फेमस है। प्रिंसेस वाली स्टोरी हो गई, रपंजल वाली हो गई, फ्रोजन वाली हो गई, जो ये सब की सृजनात्मक साहित्य में आएंगी कि किसी ने सोच सोच के, क्रिएटिविटी सोच सोच के कैसा हो सकता है, ऐसे सोचते सोचते उसने कहानियाँ लिखी। अब ये कि इसमें अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, कि इसको क्यों तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, क्योंकि देखो बेटा, मान लो वो स्टोरी जो है वो किसी और लैंग्वेज में है, और वो बहुत पॉपुलर हुई, वो बहुत फेमस हुई, तो जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, जिन्हें उसकी भाषा नहीं आती, उनके लिए क्या करना है, अब तुम्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यही रीज़न है, ट्रांसलेशन वाला टॉपिक यही चलेगा सिर्फ। इसको पढ़ लेते एक बार। साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व आज व्यापक हो गया है। जो जितने भी साहित्य वगैरह होते हैं अलग अलग, चाहे धर्म से रिलेटेड हो गए या सृजनात्मक हो गए, क्रिएटिव वाले राइटर्स हो गए, जिसमें रियल बातें कम होती है, बट ये कि वो सोच सोच के नई नई चीज़ें क्रिएट करते जाते हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मनोरंजक होती है वो, है ना। ऐसे साहित्यों को यदि जीवन और समाज में यथार्थ को प्रस्तुत करना करता है, तो विभिन्न भाषाओं में साहित्य के समूह अध्ययन से किसी भी समाज, देश या विदेश में चिंतन धारा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब ये देखो बेटा, ये जो मूवीज वगैरह है वो यही इंडिया की थोड़ी है, बाहर की है ना। डिज्नी वाली जो जितनी भी अलग अलग मूवीज बनी हुई है, इतनी सारी हैं, वो सब हमारे यहाँ की थोड़ी है, बट हम किस में देखते हैं, हम हिंदी वर्जन देखते हैं। वो मूवीज है सारी इंग्लिश में ही, लेकिन हम उसका हिंदी वर्जन क्या देखते हैं, उसका अनुवाद करा हुआ देखते हैं, जिससे क्या है, हमें उनकी संस्कृति पता चल रही है, उनकी पूरी वैल्यूज वगैरह, वो कैसे रहते थे, उनका खाना वाना, उनके कपड़े, वो सब हमें पता चल रहे हैं ना, अनुवाद से तो पता चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पता नहीं किस लैंग्वेज में बनाई हुई होंगी, बहुत सारी अलग अलग दूर दूर की हैं जो इंग्लिश में ना होकर किसी और लैंग्वेजेस में भी है। वो हम कैसे सुनते हैं, हम उसको ट्रांसलेटेड वर्जन जो होता है, डब्ड होता है, डब होके जो यहाँ पे आता है हिंदी में, वो पढ़ते हैं हम, सुनते भी है। अनुवाद का महत्व निर्गत साहित्य में सहायक है। अब ये जो अनुवाद है ना, इसकी सहायता से हम सारे जितने भी अलग अलग विश्व के साहित्य वगैरह, चाहे सृजनात्मक हो या फिर कोई भी हो, हम उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं। अब ये कि प्रॉब्लम्स भी है इसमें, कि तुम अगर उसको, साहित्य है जो बाहर के हैं, हमें नहीं पता, हमारी भाषा के नहीं है, उसको ट्रांसलेट करने में दिक्कतें क्या आ रही है वो, ठीक। स्रोत भाषा में लिखित साहित्य और लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय साहित्यिक अनुवाद करना में साहित्य की विधाओं को, कविताओं को, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक वगैरह को, जीवन में आत्मकथा में, इनको करने में, क्योंकि बेटा देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे यहाँ पे, चलो मान लो हमारा साहित्य ले लो, गंगा के ऊपर कोई कहानी लिखी हुई है, कोई पोयम है बहुत बड़ी गंगा के ऊपर है, हमारे लिए गंगा की जो वैल्यूज़ है, जो हमारे देश में वैल्यूज़ है,
अगर यहाँ से वो ट्रांसलेट होकर किसी और देश में वो कविता जाती है तो उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा कि ये गंगा की इतनी वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या पता गंगा क्या है। उनके लिए वो वैल्यूज़ नहीं है ना, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, जो वो फीलिंग्स है हमारी गंगा के प्रति, वो हमारी, हम उसकी पूजा करते हैं उसकी। लेकिन दूसरे देश में हो सकता है उस नदी की कोई वैल्यू ना हो। नदी को अगर तुम उठा के गंगा का नाम चेंज करके कुछ और करते हो, कैसे ट्रांसलेट होगा ये, है ना। ये साहित्य का अनुवाद जो है ना, पर काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जटिल वर्ड्स है, कठिन काम है इसमें, क्योंकि शब्दों का अनुवाद करना एक इस एरिया से, मान लो एक यहाँ पे लोग रह रहे हैं और यहाँ बिल्कुल उससे दूर है, तो यहाँ की जो वैल्यूज़ है, यहाँ के जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो फीलिंग है उस चीज़ के प्रति, जरूर थोड़ी वो यहाँ भी हो। क्योंकि देखो गंगा यहाँ है, गंगा सिर्फ नदी नहीं है हमारे लिए, सबको पता हो हमारे लिए क्या है। लेकिन इस यहाँ पे इतनी दूर जो लोग रह रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये इस रिवर की इतनी वो क्यों कर रहे हैं। उनके लिए तो ये वो एक नदी के समान है ना। ऐसी चीज़ें ट्रांसलेट वो नहीं हो पाएंगी। सेम मुहावरों में भी आता है कि मुहावरे कितने डिफिकल्ट होते हैं, जैसे हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इसको तुम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, उसका मीनिंग उसका कुछ निकल जाएगा, प्लस वर्ड्स भी तुम कैसे ट्रांसलेट करोगे, शब्दानुवाद है वो भी करना बहुत कठिन हो जाता है। यही इसमें प्रॉब्लम्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसमें क्या है, वैज्ञानिक अनुवाद। अब ये है उससे भी खतरनाक, जितना साहित्य वाले को डिफिकल्टी आ रही थी ना उससे भी ज़्यादा इसमें है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही टेक्निकल लैंग्वेज है। साइंस के जो वर्ड्स होते हैं, जो ये केमिकल्स वगैरह के वर्ड्स होते हैं, साइंस में जो इंसानों के लिए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, हर एक शब्द के लिए जो उनके वर्ड्स हैं वो अलग हैं, वो नॉर्मल डे लाइफ में यूज़ नहीं होते। प्लस ये कि वहाँ तो चिन्हों का भी यूज़ होता है, साइंस की लैंग्वेज में होता है ना, CO2, H2। अभी ये नॉर्मल बंदे को यही नहीं समझ आते, वो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। और ये तो यही रहेंगे, चिन्हों को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें ये है कि वैज्ञानिक अनुवाद में विज्ञान के बारे में किसी भी प्रकार के लेखन का गुण रहस्य शामिल है, ठीक है। इससे निपटने के लिए विषय के विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता है। अब अगर तुम्हें साइंस का कोई टॉपिक आ रहा है तुम्हारे पास, उसको तुम्हें ट्रांसलेट करना है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए तुम्हें साइंस की पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, कि तुमने साइंस वाले सब्जेक्ट में PhD कर रखी हो, ताकि तुम उसको ट्रांसलेट कर सको। वरना कोई बाहर का बंदा उसे रीड करता है तो कुछ समझ आएगा ही नहीं, वो क्या ही ट्रांसलेट करेगा। तो इसके लिए जो साइंस वाला एरिया है बहुत बड़ा है, इसको पहले समझो, उसके बाद तुम इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इन दस्तावेजों को बनाने के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की गहन समझ की आवश्यकता है। पहले तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि स्रोत भाषा जो तुम्हारी साइंस है उसकी ही तुम्हें डीप नॉलेज हो। फिर उसके बाद जो तुम्हारी लक्ष्य भाषा है, जिस भी भाषा में तुम उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, चाहे हिंदी में कर रहे हो, फ्रेंच, अरबिक, जिसमें भी कर रहे हो, उसकी भी डीप नॉलेज हो। दोनों सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि दोनों तकनीकी अनुवाद की भावना के लिए सटीकता और सावधानी की आवश्यकता है। क्या है बेटा, इसमें सटीकता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। क्योंकि सोचो अगर तुमने किसी केमिकल का गलत, केमिकल नेम है उसका गलत तुमने अनुवाद कर दिया, इनका वो होता है ना साइंस वालों का, अगर लैब में जाके ही उसमें वो केमिकल्स मिलाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नया केमिकल बनता है, कुछ एक लिटमस पेपर्स में, कुछ एक लिटमस पेपर्स को मिलाते हैं, कुछ कुछ करते रहते नहीं। तो मान लो अगर गलत कोई केमिकल का नाम हो गया अनुवाद, गलत ट्रांसलेट हो गया, तो ब्लास्ट भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनकी जो छोटी छोटी से वो केमिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं। अगर मान लो कुछ हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो हो गया काम। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुवाद आमतौर पर तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक वाले क्या है, हर चीज़ का तकनीकी वर्ड्स इनके पर्सनल है। नॉर्मल लाइफ में इंसान को क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग, इंसान, मनुष्य, व्यक्ति। ये क्या बोलते हैं, होमोनिड, होमोनॉइड, इनके ऐसे चलते हैं। इनके हर चीज़ के नाम अलग है जो हमें पता भी नहीं होंगे। इनके जो नाम है उसके हिसाब से उसको ट्रांसलेट करना और बड़ी दिक्कत है। तकनीकी अनुवाद के विषय दोनों में के अधिक संबंधित है, ठीक है। इसमें बहुत उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद आज के युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन चुके हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए अनुवाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी का महत्व और ज़रूरत है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनकी ज़रूरत बढ़ी वैसे वैसे इस क्षेत्र के अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अनुवाद करना तकनीकी क्षेत्र और अंतर आंतरिक आवश्यकता है, ठीक है। कोई ऊपरी दबाव के लिए नहीं है, ठीक है, कोई ऊपरी दबाव नहीं है। तकनीकी और
वैज्ञानिक क्षेत्र आधुनिक युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आधुनिकता बढ़ती जाएगी, सभी को पता है। तो इसकी मतलब ये आधुनिक युग जो अब हमारा चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीक अनुवाद की आवश्यकता के अनुभव करने पर केंद्र हिंदी निदेशालय ने एक तकनीकी शब्दकोश आयोग की स्थापना की है। इन्होंने क्या करा, ये वाला क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने क्या किया, मंत्रालय ने, शिक्षा के मंत्रालय ने, कि केंद्र हिंदी निर्देशालय, जो इनका हिंदी वाला जो निर्देशालय है, उनको बोला कि वैज्ञानिक प्लस तकनीकी ये जो शब्दावली है, जो इनके वर्ड्स यूज होते हैं, उसके लिए पूरा एक आयोग की स्थापना कर दी कि इनके सारे वर्ड्स की मीनिंग, कि ये शब्द क्या है, इसका मीनिंग क्या है, परफेक्ट एज इट इज, एकदम करेक्ट, और उसका मतलब उसका ट्रांसलेट कैसे होगा दूसरी भाषा में, ये पूरा एक वो बना दिया गया है। ठीक है, शब्दानुवाद, डिक्शनरी कर रहे थे ना, कोश ग्रंथ, पूरा एक कोश ग्रंथ बना दिया गया। ज्ञान विज्ञान और तकनीक में अनुवाद की समस्या, अब ये इसकी समस्याएं देख लो, इसमें क्या समस्याएं आएंगी। ज्ञानात्मक साहित्य का अभाव, अनुवाद के लिए पुस्तकों के चयन की समस्या, कि अनुवाद करें कैसे, बुक्स प्रॉपर नहीं है। ठीक है, साहित्य का अभाव, क्या ये वाला जो इतना डीप सब्जेक्ट है इसकी नॉलेज बहुत कम होती है। ठीक है, वैज्ञानिक लेखन परंपरा का अभाव, वैज्ञानिक जो लेखन है उसकी परंपरा जो है उसका अभाव है। सही प्रतीक और संकेत का अनुवाद की समस्या, अब जो इनके चिन्ह बने हुए हैं, जो पूरा टेबल बना हुआ ना, जो इसमें सारे वो चिन्ह बने हुए होते हैं कि इसको ये कहा जाएगा, कॉपर का ये वैल्यू है, इसकी इतने वो है, जो चिन्ह बने हुए हैं उसका अनुवाद कैसे किया जाएगा, वो वाली समस्या की बात करें हम। संदर्भ ग्रंथों का अभाव, अब ये कि क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोई गाइड्स भी तो नहीं है, कोई ग्रंथ भी तो नहीं है कि पूरा उसको तुम प्रॉपर समझा रहे हो। ठीक है, परिभाषिक शब्दावली तथा अनेक शब्दों का अभाव, शब्दावली क्या होती है, परिभाषिक शब्दावली एक तरीके से डिक्शनरी, उसकी भी कमी है। मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में सही शब्दों के प्रतीक को खोजने की समस्या, अब ये कि जो सही वर्ड है उसको पता कैसे करेंगे हम कि ये इसका एज इट इज ट्रांसलेटेड वर्ड यही बन रहा है, वो सही है कि नहीं है, ये पता कैसे करें। अब देखो बेटा, इस वाले इसमें आपको सृजनात्मक साहित्य क्या है, ये छोटे छोटे नोट्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कर लो इसको भी, लेकिन ये वाली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आएगी। एक आएगा हिंदी का पैसेज पूरा, नहीं दो, मतलब एक का मतलब है इसमें ये ऑप्शन होगा, दो दिए जाएंगे, प्लस दूसरी तरफ कौन से होंगे, इंग्लिश वाले, ऐसे पैसेज आएंगे। आपको क्या करना है इसमें, उन दोनों में से पहले तो देखना है कौन सा आसान है, फिर उसको चूज करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, चूज के ये वाला आसान है, उसको पूरे को रीड करना है और इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये हिंदी में लिखा है ना, इसको पूरे को पढ़ के एज इट इज ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी में, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको समझा दी क्या होती है, क्या होती है, अनुवाद आप पढ़ रहे हो कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। अब इसको पूरे को आपको अनुवाद करके पेपर में लिखना है। ऑप्शन सिर्फ दो होंगे, एक ये होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हिंदी का, दो लिखे हुए होंगे, या तो ये करो या ये करो। अब उसमें क्या होता है, एक होता है बहुत डिफिकल्ट सा, एक होता है एवरेज लेवल का। बस आपको ये पता करना है कि कौन सा इसमें से आसान है। उसका तरीका क्या है, आप एक बार इसको फटाफट रीड करो, इसको देखो कि इसमें से क्या वर्ड्स है इसके। जैसे ये वर्ड है ना, बेहिसाब, आपको इसका बेहिसाब का इंग्लिश में पता है मीनिंग। जब आपको पता होना कि ये वर्ड्स आ रहे हैं मुझे, बड़े बड़े वर्ड्स जो है उसको देख लेना एक बार लिख के कि इनकी इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करना। ये क्या, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी वाले पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पूरा एक। फिर जो दूसरा इंग्लिश वाला है, सेम मैसेजेस, ये इंग्लिश को पढ़ लो पहले, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना आपको। अब देखो ये तो आसान है, क्योंकि इंग्लिश सबको पढ़नी आती है, हिंदी सबको आती है, तो ये करना फिर भी आसान हो जाता है। लेकिन जो हिंदी वाला है ना बेटा, ये डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स है बड़े बड़े, उपभोक्तावाद, अब इसको अगर आपको इंग्लिश में आता है कि इसको क्या बोलते हैं, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि उपभोक्ता को कस्टमर कहा जाता है, तो ही इस वाले पैसेज को उठाना। वरना कोशिश करना जो दूसरा पैसेज है उसके वर्ड्स देख लो, जो आसान हो वो उठाना। ऐसे ये दो आ जाएंगे जिसमें क्या कहा जाएगा, पूरे के पूरे पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है। ये कंफर्म है कि आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, ये करके ही आना, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस ढंग से करना, ढंग से पूरा पढ़ लेना, मीनिंग अच्छे से निकालना, देख लो, पढ़ समझ लो उसकी भावना क्या है,
उसके हिसाब से ट्रांसलेट करना। और दूसरा चीज़ क्या होगी, मिनिमम आपको 10 से 15 वर्ड्स तो आएंगे, ठीक है। मान लो 10 हिंदी के आ गए तो 10 इंग्लिश के आएंगे। आपको ट्रांसलेट करने होंगे इंग्लिश टू हिंदी में, उन वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और हिंदी से इंग्लिश में करने होंगे, 10 इंग्लिश के तो देंगे, 10 हिंदी के। जैसे रूल लिखा हुआ होगा तो उसको इंग्लिश में बताओ क्या होता है, अगर हिंदी में लिखा हुआ गुलाम तो इसको इंग्लिश में बताओ क्या होता है। ऐसे 10-10 वर्ड होंगे, 20 से ज़्यादा, 20 अबव तो वर्ड देंगे वो आपको ट्रांसलेट करने होंगे। तो इसलिए एक बार डिक्शनरी खोल के देख लेना पूरी डिक्शनरी को। बहुत डिफिकल्ट नहीं देंगे, देखो ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट दे दिया, एवरेज लेवल ही होगा। बस ये कि एक बार डिक्शनरी पूरी देख लेना कि किस शब्द का क्या मतलब बन रहा है, जितना हो सके इसको कर लेना। बाकी आगे पीछे वालों से पूछ के कर लेना। क्योंकि जब हमारा पेपर था हमारे टाइम पे, तो ये था कि सब बच्चों ने कम से कम 4-4 5-5 तो ढूंढ ढूंढ के निकाल लिए थे कि कैसे हो गई ये, और सब ने कर दिए थे, फिर तोड़ जोड़ के हो गया था हमारा पेपर उस वक्त। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर किसी को अभी भी कुछ इसमें ना समझ आ रहा हो, जो मैंने आपको पेपर के बारे में बताया कि कैसे ट्रांसलेट करना, कुछ भी इससे रिलेटेड, आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी दे रखी, वहाँ पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। बाकी बेस्ट ऑफ लक।